यहाँ से स्टार्ट करेंगे। विजन के यहाँ पर टेस्ट नंबर 1 है, यूपीएससी प्रीलिम्स जो एग्जाम होना है 2026 का 24 मई को, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर देखो जो टेस्ट यहाँ पर चालू है, इसका पहला नंबर टेस्ट यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। पहला मैंने यहाँ से दिखा दिया 54 क्वेश्चन यहाँ पे इसके कवर करा दिया पार्ट 1 में। पहला टेस्ट का पार्ट 1 यहाँ से कवर हो चुका है। अब यहाँ से पहले ही टेस्ट का पार्ट नंबर 2 देखेंगे, इसमें 55 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, राइट। 55 से पूरा 100 नंबर क्वेश्चन तक यहाँ से करेंगे। और यहाँ पर जो टेस्ट है आपका, टेस्ट जो पॉलिटी हमारा है, भारतीय राज्य व्यवस्था, और यहाँ पर संविधान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये पूरा उस पर आधारित यहाँ पर पेपर है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो यहाँ पर सिलेबस भी दे रखा है, क्या क्या इसका सिलेबस है ना, सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रखा है, और कौन कौन सी यहाँ पर बुक्स भी यहाँ पर कवर की गई, वो बुक्स भी यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पर जितने क्वेश्चन मिलेंगे 100 क्वेश्चन, ये सब इन पे आधारित यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से। 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलत हमारा आंसर हो जाएगा, जो नहीं है, ये हो जाएगा यहाँ से इसका द्विसदनीयता। द्विसदनीयता जो क्या होगा, ये यहाँ से इसका गलत आंसर हो जाएगा, राइट। एकल संविधान है ना, आपातकालीन उपबंध और अखिल भारतीय जो हमारी सेवाएं हैं, ये सब हमारी क्या होंगी, इसकी विशेषता होती है। लेकिन यहाँ पर जो द्विसदनीयता है, ये इसकी विशेषता नहीं होगी, क्योंकि द्विसदनीयता भारतीय संविधान की एक संघीय विशेषता है, राइट। तो यहाँ से ये गलत हो जाएगी, एकात्मक व्यवस्था नहीं है, विशेषता नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, सशस्त्र बलों पर मूल अधिकारों की प्रयोज्यता के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, संसद सशस्त्र बलों के सदस्यों की मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करने और निरस्त करने दोनों यहाँ पर कर सकती है ना। जो हमारी संसद है, जो सशस्त्र बल होते हैं, उसके सदस्य को मूल अधिकारों को प्रतिबंधित और यहाँ पर निरस्त दोनों कर सकती है। तो पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका करेक्ट है, ये बात सही बोल रहा है, क्योंकि आर्टिकल हमारा जो 33 है, इसमें संसद को यह अधिकार प्राप्त करता है कि वह सशस्त्र बलों की जो सैनिक हैं, बल हैं और पुलिस बल है ना, और सूचना जो हमारी एजेंसी होती हैं, उनकी जो सदस्य बल हैं, उसके सदस्यों को मूल अधिकार के युक्त हमारा प्रतिबंध होता है, उसको लगा सकते हैं या उन्हें निरस्त भी कर सकते हैं। तो पहला बात करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, जो हमारे सशस्त्र बल होते हैं सदस्य, अभिव्यक्ति में केवल सैनिक शामिल हो सकते हैं और सशस्त्र बलों में लड़ाकू सदस्य शामिल नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट हमारा ऐसे इसका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा ऐसे गलत है, क्योंकि सशस्त्र बलों में सदस्य अभिव्यक्ति से सशस्त्र बल के जो ऐसे कर्मचारी शामिल होते हैं जो गैर लड़ाकू, ये लड़ाकू, ठीक है, जो कि नाई, बढ़ई, मैकेनिक, बावर्ची, चौकीदार और आपका जो बूट बनाने वाला, दर्जी, ये सब यहाँ पर इसमें होते हैं। तो ऐसे गलत हो जाएगा। दूसरा आंसर क्या होगा, सही पूछा था, ओनली 1 ए यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 57 है, इसमें बोला है राज्य सूचना आयोग के कार्यकाल और सेवा शर्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, ये 5 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की अवधि आयु प्राप्त करने तक पद पर बने रह सकते हैं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से जो रहेगा, ये करेक्ट है, सही बात है, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त हमारे होते हैं, ये राज्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि, जो 65 वर्ष जो भी यहाँ पर पहले हो, ठीक है, दोनों में से जो भी पहले होता है, और पद पर यहाँ पर बने रहेंगे, राइट। और ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, ठीक है। पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन और भत्ते तथा सेवा शर्तें शेष जो हमारी शर्तें उच्च न्यायालय के जो हमारे न्यायाधीश होते हैं, उनकी समान होती है। सेकेंड क्या होगी, सेकेंड बात हमारे यहाँ से इसकी ये गलत होगी, है ना। सेकेंड बात यहाँ से हमारे गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, उनके वेतन भत्ते अन्य सेवा शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। इसी प्रकार अन्य सूचना आयुक्तों के भी वेतन भत्ते यहाँ पर उनके समान माने जाएंगे, राइट। तो यहाँ से ये जो बोला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान, तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 57 का आंसर ए यहाँ से सही पूछा है, तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन 58 देखते हैं। 58 यहाँ से केंद्रीय सतर्कता आयोग जो हमारा है, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। सीवीसी जो होता है, इसके संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये एक संवैधानिक निकाय है। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी गलत है, राइट। पहली बात यहाँ से हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग सरकार के भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख एजेंसी है। इसका गठन वर्ष 1964 में केंद्र सरकार के हमारे कार्यकारी प्रस्ताव उसके आधार पर किया गया था। इसके गठन की सिफारिश भ्रष्टाचार जो हमारे निवारण पर गठित जो हमारी संथानम समिति है, उसके आधार पर 1964 द्वारा यहाँ पर की गई थी, राइट। इस प्रकार मूलतः सीवीसी ना तो एक संवैधानिक निकाय है और ना ही एक सांविधिक निकाय। तो हमारा पहला ये गलत हो जाएगा स्टेटमेंट। दूसरा, इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राइट। दूसरा क्या होगा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका जो रहेगा 58 का ये करेक्ट है, क्योंकि इसके सदस्य जो हमारी अध्यक्ष इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ये बात सही बोला है। पूछ रहा है इसमें आंसर में कि कौन सी बात गलत है, तो पहली बात गलत थी, तो आंसर हमारा ए 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 59, भारत में नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक कैग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बातें यहाँ पर
है जो ये गायक होगा इसकी लेखक परीक्षा कर सकता है ना, किसकी, तो बताना है आपको। देखो यहाँ से जो इसकी कर सकेगा, एक तो पहला बोला है संघ सरकार के मंत्रालय की, है ना, ये कर सकता है, सही हो जाएगा। दूसरा, सार्वजनिक हमारे जो निगम होते हैं उनकी लेखा परीक्षा होती है, कै की भूमिका के अंतर्गत यहाँ पर देखी जाएगी, ये भी आपकी क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी, सेकंड भी सही है। तीसरा, राज्य सहकारी समितियाँ होती हैं, राइट, तीसरा स्टेटमेंट हमारा ऐसे ये गलत होगा, क्योंकि राज्य सहकारी समितियाँ की लेखाओं की रिपोर्ट यहाँ पर परीक्षा नहीं करता है, राइट, ये राज्य विधानमंडल द्वारा सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा की रिपोर्ट यहाँ पर प्रावधान कर सकती है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा तीसरा वाला। ओनली 1 2 करेक्ट है, 59 का आंसर हो जाएगा। सही पूछा है तो 1 और 2 बी बात करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 60, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के रिट के क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, ये बताना है, ठीक है। पहली बात देखते हैं, पहला स्टेटमेंट यहाँ से, उच्चतम न्यायालय केवल मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय न केवल मूल अधिकार के परिवर्तन के बल्कि यहाँ पर किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट हमारा जो आंसर रहेगा, ये पहली बात हमारी यहाँ से जो रहेगी ये इसकी यहाँ से करेक्ट हो जाएगी, है ना, पहली बात यहाँ से इसकी सही है। दूसरी बात, दूसरा यहाँ से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध यहाँ पर रिट जारी कर सकते हैं, है ना। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात हमारे यहाँ से गलत होगी, क्योंकि उच्चतम न्यायालय जो होगा ये भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के भीतर किसी व्यक्ति या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है, राइट, जबकि उच्च न्यायालय केवल अपने क्षेत्रीय अधिकार के भीतर यहाँ पर रहने वाले व्यक्ति के ही सरकार या विरुद्ध रिट जारी कर सकता है। इसके अलावा उच्च न्यायालय अपने क्षेत्रीय अधिकार, जो क्षेत्रीय अधिकार होते हैं, उसके बाहर भी रिट जारी कर सकता है यदि कार्यवाही के कारण परिसंपत्तियां जो होती हैं या परिस्थितियां होती हैं उसके कारण प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर उत्पन्न होती हैं, तो ठीक है। इस प्रकार रिट जारी करने के लिए यहाँ पर संबंध उच्चतम न्यायालय का प्रादेशिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक होता है, ठीक है। तो सेकंड हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा इसका स्टेटमेंट, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से हमारी गलत है और पहली बात यहाँ से क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। तीसरी बात, यदि उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत अपने रिट के क्षेत्राधिकार जो होता है उसमें प्रयोग करने से इनकार नहीं करता है, किंतु उच्चतम न्यायालय जो होता है या उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट का क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करता है, तो क्या होगा। देखो ये स्टेटमेंट हमारा तीसरा वाला भी करेक्ट हो जाए, क्योंकि आर्टिकल जो 32 है इसके अंतर्गत उपचार और यहाँ पर अपने आप में जो मूल अधिकार है, राइट, इसके लिए उच्चतम न्यायालय अपने रिट के क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार नहीं कर सकता। दूसरी ओर अनुच्छेद 226 है, इसके तहत उपचार विवेकाधीन है और उच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्र के अधिकार को प्रयोग करने से इनकार कर सकता है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है, राइट। तो आंसर हमारा क्या होगा, तीसरा सही है और पहला सही है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत होगा, तो 60 का आंसर हो जाएगा 1 और 3 सी नंबर यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61, किसी विशेष दिन मतदान के समय लोकसभा में 300 सदस्य उपस्थित होते हैं, इस परिदृश्य में संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक यहाँ पर होगा क्या, ठीक है, ये बताना है। देखो यहाँ से जो इसका आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा कम से कम 276 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित यहाँ पर नहीं किया जाएगा, है ना, ये बात याद रखना है। देखो पूरी बात इसकी जानते हैं, संविधान के जो हमारा संशोधन के लिए 2 अलग अलग प्रकार के यहाँ पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। सर्वप्रथम पहला, जब हमारा संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाली जो हमारी संख्या है उस सदन की संख्या का कुल संख्या का कम से कम आधा, है ना, 1/2 कम से कम आधा होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पर संशोधन विधेयक के समर्थनों की संख्या में मतदान में भाग लेने वाले जो सदस्य हैं उसकी संख्या का 2/3 होना चाहिए, राइट। और संसद के दोनों सदनों के संशोधन विधेयक को अलग अलग उसी रीति रिवाज से पारित करना चाहिए जिसके लिए यहाँ पर संयुक्त रूप से कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं था या जिसके संशोधन को लेकर कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी यहाँ, राइट। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 276, क्योंकि यहाँ पर जो 552 सदस्य हैं इसी संशोधन को लेकर पारित हेतु कम से कम 276 जो सदस्य होंगे उसका समर्थन यहाँ से प्राप्त होना चाहिए, तो यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में NGHM के तहत भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। इस संदर्भ में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से, पहला स्टेटमेंट है यह मिशन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत काम करता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, पहले स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। घोषणा कब की गई थी, जनवरी 2023 में की गई थी और इसका जो हमारा मंत्रालय है नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 10 MMT ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की क्षमता प्राप्त करना। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये आपका गलत होगा, क्योंकि भारत की ग्रीन हाइड्रोजन जो क्षमता है प्रति वर्ष 5 MMT, कितना 10 MMT नहीं 5 MMT यहाँ पर पहुँचने की संभावना है, जिसमें जीवाश्म ईंधन
और जो आपको आयात पर निर्भर काम होगी। और इस मिशन का लक्ष्य हमारा जो होगा प्राप्ति 2030 तक कुल 1 लाख करोड़ रुपए के मूल्य हमारे जीवाश्म को आयात में कमी आने की संभावना है। ठीक है, सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। तीसरी बात, पहला सही था, दूसरा गलत है। इस मिशन का उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन को लक्षित मात्रा में उत्पादन और उपभोग के माध्यम से प्रति वर्ष 50 MMT CO2 उत्सर्जन में कटौती करना है। तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है ना, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि ग्रीन हाइड्रोजन जो लक्षित मात्रा है उसके उत्पादन और उपभोग के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 50 MMT CO2 उत्सर्जन करने की संभावना है। तो यहाँ से पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 62 का यहाँ से बी। मतलब बोला कितने सही है, तो 2 स्टेटमेंट सही है, बी यहाँ से सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 63, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति के शासन के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसके संचालन की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं की गई है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका जो रहेगा ये गलत है। पहली बात गलत है, क्योंकि यदि संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदित किया जाता है तो राष्ट्रपति शासन वो 6 महीने तक जारी रहता है। इसे संसद द्वारा प्रत्येक बार हर 6 महीने में अनुमोदन करने और अधिकतम 3 वर्ष की यहाँ पर अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिए पहली बात गलत हो जाएगी। बोला कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है, तो गलत हो गया। इसे जब तक लागू किया जाता है तब तक राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित किसी भी व्यक्ति को ग्रहण कर सकता है। मतलब कहने का है, जब इसे लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल में जो निहित किसी भी शक्ति को ग्रहण कर सकता है। मतलब जो राज्यपाल के पास शक्तियाँ होंगी वो राज्यपाल वो कर मतलब राष्ट्रपति कर सकता है, वैसा है ना। तो सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि उस राज्य की जो राज्य सरकार है वो सभी कृत जो हमारे राज्यपाल हैं उस पर लेकर विधानमंडल से लेकर राज्य के किसी निकाय में पदाधिकारी में निहित जितनी भी यहाँ पर कार्य हैं, शक्तियाँ हैं, वो सब अपने हाथों में ले लेता है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 63 का आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 2 सही है। 64, भारतीय और ब्रिटिश राज्य व्यवस्था के बीच अंतरों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में संसद की संप्रभुता बरकरार रखी गई है। पहली बात यहाँ से गलत है। ब्रिटिश व्यवस्था में संसद की संप्रभुता सिद्धांत पर आधारित है, जबकि भारत में संसद सर्वोच्च नहीं मानी जाती है। भारतीय संसद को लिखित संविधान, संघीय प्रणाली और न्यायिक समीक्षा होती है, उसके मूल अधिकारों की गणना पर सीमित और प्रतिबिंबित शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो पहली बात यहाँ से हमारी गलत हो गई। दूसरी बात, भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक कर्तव्यों के प्रति यहाँ पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होता है। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात हमारे यहाँ से ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन के जो हमारे मंत्री होते हैं, ठीक है, उसमें विधिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था है, जबकि भारत में ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। ब्रिटेन के विपरीत भारत में मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक कर्तव्य पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं होता है। गलत हो जाएगा, क्योंकि बोला जो हस्ताक्षर करना आवश्यक माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। भारत और ब्रिटेन में सदन और अध्यक्ष चुने जाने के बाद अध्यक्ष राजनीतिक दल को इस्तीफा दे देता है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि ब्रिटेन में हाउस ऑफ कॉमन्स की अध्यक्ष दक्षता सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचित होने के बाद अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा दे देते हैं। हालांकि भारत में लोकसभा अध्यक्ष पद पर चयनित होने के उपरांत यहाँ पर अध्यक्ष को अपने राजनीतिक दल से इस्तीफा देने में बाध्यता नहीं होती है। तो ये गलत हो जाएगा। तीनों बातें गलत हैं। 64 का आंसर पूछे कितने सही है? कोई सही नहीं है, डी यहाँ से गलत है। क्वेश्चन 65, हाल ही में प्रधानमंत्री ने रानी वेलु जो वहाँ पर नचियार हैं उनकी यहाँ पर जयंती को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। भारत के औपनिवेशिक इतिहास में रानी जो वेलु नचियार है इनको निम्नलिखित में से किस कारण से स्मरण किया जाता है या किस कारण से इनको जानते थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का, इनको जानते थे। वो एक शाही परिवार पर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी थी। ये यहाँ से क्या होगा? इसका 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह रामानाथपुरम तमिलनाडु की राजकुमारी और रामनाथ राज की यहाँ पर शासक पुत्री भी थी। ठीक है, अपने पति की मृत्यु के बाद वह शिवगंगा राज की यहाँ पर शासिका भी बन गई थी। वह फ्रेंच, अंग्रेजी, उर्दू जैसी यहाँ पर कई भाषाएं भी जानती थी। आपको पूरा स्टेटमेंट देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा बताएगा ये ऐसी थी, है ना, ये इनका काम ये था, इनकी ये भाषा जानती थी, है ना, और ये सब ये किया। तो ये सब ये बोलेगा किसकी बात कर रहा है ना, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको एक बात यहाँ से अगर क्वेश्चन कर रहे हो, एक पेपर लेके बैठना है, 4 पेपर, ये सब बातें आपको एक्स्ट्रा बातें जो है लिखते चलना है। तो टोटल जितने भी पेपर करेंगे करीब यहाँ पर 35 पेपर होंगे। ठीक है, 35 पेपरों में कब एक पेपर का आपको कम से कम 2-2, 3-3 पेज में अच्छा सा नोट्स पूरा तैयार कर लेना है। तो आपके टॉपिक बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। आपको तब तो फायदा होगा जब आप टेस्ट कर रहे हो। वैसे आप सुनोगे, देखोगे तो आप कुछ टाइम बाद भूल जाओगे। तो अच्छा सा एक पेज लो और एक एक चीज़ें तैयार करते चलो, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं। राइट, तो आंसर हमारा ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 66, राज्य के महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है, क्योंकि संविधान का आर्टिकल जो हमारा 165 है, ये हमारा जो होता है
इसमें राज्यों के जो महाधिवक्ता होता है उसका पद का प्रावधान किया गया, वह राज्य के सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त होने वाले आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। सेकेंड यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो उनकी महाधिवक्ता के लिए पात्रता शर्तें जो होती है न्यूनतम सीमा शामिल नहीं है, मतलब जो न्यूनतम आयु सीमा होती है वो कोई शामिल यहाँ पर नहीं किया गया। वैसा व्यक्ति होना चाहिए जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने योग्य हो, और दूसरे शब्दों में भारत के नागरिक होना चाहिए और 10 वर्षों तक न्यायिक जो अधिकारी है या उच्च न्यायालय उस पर यहाँ पर वकालत को, ये सब भागा है, ना कि यहाँ पर 35 वर्ष एज का यहाँ पर कोई इशू नहीं बताया गया है। ठीक है, उसके वेतन भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। तीसरा स्टेटमेंट हमारा ऐसे करेक्ट है, क्योंकि संविधान के महाधिवक्ता के वेतन भत्ते निश्चित नहीं है किया गया है और उनके वेतन भत्तों को निर्धारण राज्यपाल ही करेगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका 1 और 3। तो करेक्ट आंसर 66 का बी यहाँ से सही हो जाएगा, 2 बातें सही है। 67, निम्नलिखित पर विचार करना है। संविधान का पालन करना तथा उसके आदर्शों को संस्थाओं को आदर करना, ठीक है, और नदियों वन्यजीव है उनकी रक्षा करना, उनका समर्थन करना, समान न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, इनमें से कौन सी बातें जो भाग 4A है उसके अंतर्गत यहाँ पर शामिल हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें। आर्टिकल 51A के अंतर्गत भाग 4A है, उसमें निहित तुम्हारे 11 मूल कर्तव्य हैं जो बताए गए। कौन कौन सा? देखो, एक तो यहाँ से हो जाएगा संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का संस्थाओं का आदर करना, ये बात हमारी करेक्ट है। ठीक है, दूसरी बात नदियों और वन्यजीव रक्षा करना, उनका संवर्धन करना, ये भी बात हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगी। राइट। तीसरी बात देश की रक्षा करना और उसके आह्वान किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा करना। तीसरा यहाँ पे बात नहीं दे रखी है, आप नोट कर लो इसको, अगर नोट है तो ठीक है। चौथी बात है हमारी जो सामाजिक संस्कृति है उसकी गौरवशाली परंपरा का महत्व को समझना, ये भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, पांचवी बात आप नोट कर सकते हो कि भारत में संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उनको अक्षुण्ण रखना। राइट। छठी बात देश की रक्षा करें और उसमें आह्वान किए गए यहाँ पे राष्ट्र की सेवा भी करें। ठीक है, 7वां पॉइंट है यहाँ पर भारत के सभी लोगों की जो हमारी समान भ्रातृत्व भावना होती है उसका निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर यहाँ पर भेदभाव हो उससे परे हो, ऐसी प्रथाओं का यहाँ पर त्याग करें जो स्त्रियों के समान विरुद्ध बताती हो। ठीक है, तो ये सब बातें आप नोट कर लो। लेकिन यहाँ पर जो तीसरी बात है समान न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना, ये स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा, क्योंकि समान न्याय और लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना क्रमशः आर्टिकल 39A में यहाँ पर ये बात बताई गई है। 38 के अंतर्गत यहाँ पर कुछ बात थी, इसमें बताई गई थी जो DPSP में होती थी, भाग 4 में, भाग 5A में नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। मतलब भाग 4A में नहीं है ये। राइट, ये आपका हो जाएगा सिर्फ भाग 4 में, ये वाली बात है भाग 4 में, और ये दोनों बात है भाग 4A में, है ना, ये मैंने आपको बताई है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1 और 2 करेक्ट है, बाकी जो 5-6 बातें बताई आपको नोट कर लेना है ये। राइट, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा सही पूछा है तो 1 और 2 सही है ना, तो आंसर हो जाएगा बी, 67 का बी यहाँ से करेक्ट है। 68 देखते हैं। 68 है मूल कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य पूर्ववर्ती USSR के संविधान से प्रेरित है। पहली बात क्या होगी? पहली बात हमारे यहाँ से इसकी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। राइट, पहली बात हमारे यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था और पूर्ववर्ती के संविधान से यहाँ पर प्रेरित है। अधिकारों का प्रयोग कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर करती है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात गलत है, क्योंकि जो हम पे संविधान होता है हमारा, उसके अधिकारों का प्रयोग कर्तव्यों की जो पूर्ति है उस पर निर्भर या सशर्त नहीं करता है। ठीक है, या नहीं बनता है। ये दर्शाता है कि मूल कर्तव्य को शामिल करने से हमारे जो मूल अधिकार हैं उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। पूछा क्या सही कौन सा है? तो केवल एक, A 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 69 है किस संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के लिए राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 69 का यहाँ से बी स्टेटमेंट, जिसमें से 42वां संविधान संशोधन में बात बताई गई थी। ठीक है, आर्टिकल जो 74 है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया था। हालांकि यह स्पष्ट था कि यहाँ पर क्या राष्ट्रपति ऐसी सलाह पालन करने के लिए बाध्य है या नहीं। ठीक है, तो 42 अमेंडमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संसद संविधान के पंथ निरपेक्ष प्रकृति में संशोधन कर सकती है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से इसका गलत होगा। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि केशवचंद्र भारतीवाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्व स्थापित जो मूल संरचना का सिद्धांत था उसमें संविधान की कुछ यहाँ पर मूल जो विशेषताएं थी उसका उल्लेख किया गया था, और संविधान में पंथ निरपेक्ष प्रकृति को संसद द्वारा संशोधित नहीं किया सकता था, क्योंकि इन मूल संरचना का सिद्धांत का हिस्सा बताती है कि ये वाली बात हमारी गलत हो जाएगी। केवल संसद ये निर्णय ले सकती है कि कोई मामला संविधान मूल संरचना का हिस्सा है या नहीं। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात भी हमारी गलत है,
क्योंकि यह निर्धारित करना यह मामला मूल संरचना का हिस्सा है या नहीं, ये न्यायपालिका विशेष रूप से उच्चतम न्यायालय का विशेष अधिकार क्षेत्र होता है ना। तो यहाँ से ये संसद का निर्णय नहीं ले सकती इसमें, तो दोनों बातें गलत है। 70 का आंसर हो जाएगा। पूछा सही कौन सा है, तो ना तो 1 ना ही 2, डी करेक्ट आंसर है 70 का। 71 निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, भारतीय संविधान का आर्टिकल जो 76 है भारत के महान्यायवादी पद हेतु प्रावधान करता है। ठीक है, भारत के महान्यायवादी पद का हेतु यहाँ पर प्रावधान करता है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा 71 का, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि आर्टिकल 76 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, दूसरी बात है, भारत के सॉलिसिटर जनरल को निजी कानूनी प्रैक्टिस करने के प्रतिबंधित नहीं किया सकता है। सेकंड बात भी हमारी करेक्ट है, क्योंकि भारत के जो सॉलिसिटर जनरल होते हैं इनको निजी कानूनी प्रैक्टिस करने पर प्रतिबंध नहीं किया गया। हालांकि किसी भी जटिलता और कर्तव्य से टकराव के बचने के लिए यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं। तो पहला भी सही है और दूसरा भी बातें सही है, दोनों बातें एकदम करेक्ट है। 71 का हो जाएगा आंसर सी, 1 और 2 दोनों। 72 हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वार्षिक भूजल गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 जारी की गई है। इस संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहली बात है आर्सेनिक, है ना, ये यूरेनियम, फ्लोराइड, नाइट्रेट, जिनमें से कितने यहाँ पर भूजल संदूषक हैं। देखो यहाँ पर सभी जितने हैं यहाँ पर सभी यहाँ पर क्या है, भूजल संदूषक हैं। 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा बात यहाँ से जानते हैं, भारत विश्व में सबसे बड़ा भूजल उपयोग करता है। वैश्विक स्तर पर जितना भूजल उपयोग किया जाता है उसका 25 से अधिक अकेले भारत में उपयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है। अपना जो मैंने बताया एक पेपर लेके रखो, उसमें ये सब बातें लिखते रहो। ठीक है, भूजल निकासी का 87% हिस्सा, 87% जो हमारा कृषि क्षेत्र में और लगभग 11% घरेलू क्षेत्र में यहाँ पर उपयोग किया जाता है। ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। और एक पेपर में जो मैंने बताया उसमें सब ये बातें नोट करके लिख सकते हो। राइट, आंसर हो जाएगा 72 का, यहाँ से सभी सही है तो डी चारों। 73 निम्नलिखित में से किसने ये किनके लिए संसद द्वारा संविधान संशोधन यहाँ पर पारित करना आवश्यक नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका पहला। देखते हैं, भारतीय संविधान की 5वीं सूची में संशोधन हेतु क्या इसका आवश्यक है, नहीं है, तो यहाँ से पहला स्टेटमेंट जो रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये 5वीं सूची जो हमारे क्षेत्र होते हैं, संसूची जो क्षेत्र होते हैं उनके लिए अनुसूचित जनजाति के प्रशासन पर नियंत्रण संबंधित इस संसूची में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत यहाँ पर संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करने हेतु सेकंड क्या होगा, सेकंड हमारे यहाँ से करेक्ट है ना, क्योंकि आर्टिकल जो 3 है उसमें यहाँ पर बताया गया था और 368 के तहत इसे संशोधन के लिए आवश्यकता नहीं होगी। नए मूल कर्तव्य को शामिल करने हेतु तीसरा क्या होगा, तीसरा हमारा गलत है, क्योंकि मूल कर्तव्य भाग 4A है ना, भाग 4A है उसका हिस्सा है और मूल कर्तव्य किसी भी तरह के संशोधन करने के लिए पर 368 के लिए जो तहत संशोधन को पारित करने की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा 73 का, 73 का आंसर हो जाएगा डी स्टेटमेंट, है ना, डी स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 मतलब जो रहेंगे यहाँ पर पूछा है कौन से जो है यहाँ पर विधेयक पारित करना आवश्यक नहीं है। एक तो ये आवश्यक नहीं, इसको आप जरूरी नहीं कि आप इनको पारित करो और ये भी नहीं कि इनको आप पारित करो, है ना, ये गलत मतलब यहाँ से इसको पारित कर सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। कहने का जो गलत पूछा है स्टेटमेंट, तो इसके हिसाब से यहाँ पर ये होगा, है ना, कौन सा नहीं है, तो ये दोनों आप हमको पारित करने की जरूरत नहीं पड़ती, इन दोनों को, इसको पारित करने की जरूरत पड़ती है ये वाले को। तो आंसर हमारा हो जाएगा इस टाइप से। क्वेश्चन समझो क्या बोला है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहला और दूसरा यहाँ से इसका क्वेश्चन का आंसर है, इसके हिसाब से यहाँ पर ये सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से नहीं पूछा है तो उसके हिसाब से 1 2 करेक्ट है। कहने का मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट। तो 73 का आंसर जो हमारा जाएगा डी यहाँ से करेक्ट है। 1 और 2 हमारा स्टेटमेंट जो होगा, ये संसद द्वारा संविधान संशोधन को पारित करना आवश्यक नहीं होता है इनको, 1 और 2 को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 74। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद ब्लू फ्लैग प्रमाणन किससे संबंधित है। ब्लू फ्लैग प्रमाणन जो हमारा है ये संबंधित है समुद्र तटों और मरीन जो हमारे क्षेत्र होते हैं उसकी स्वच्छता मानक से संबंधित होता है। ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 निम्नलिखित तत्वों में से कौन से भारतीय संविधान के मूल संरचना तत्व माने जा सकते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 का यहाँ से ये जो माने जाएंगे, एक तो पहला संविधान की सर्वोच्चता, ठीक है, दूसरी बात शक्तियों का पृथक्करण, न्यायिक समीक्षा, राइट, और भी यहाँ पर 3 4 बातें लिख सकते हो, 3 ही हो गए और अब बताता हूँ। जैसे कि आप लिख सकते हो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन, ये भी लिख सकते हो। एक्स्ट्रा पॉइंट और क्या है, संविधान जो हमारा है उसके संशोधन की सीमित शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, एक और पॉइंट लिख सकते हो, भारतीय राजनीति सार्वभौमिक और लोकतंत्र को जो हमारी गणतांत्रिक प्रकृति है वो हो सकती है। ठीक है, संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति हो सकती है। तो करीब 4 से 5 पॉइंट आप एक्स्ट्रा और नोट कर सकते हो इसको लेकर के। कैसे लिखोगे क्वेश्चन,
पेपर में आप कैसे लिखोगे, आपका पेपर है, इसमें लिखोगे भारतीय संविधान की मूल संरचना के तत्व माने जा सकते हैं कौन कौन, ऐसे हेडिंग डालोगे और 5 बातें इनमें से करके आप ऐसे नोट कर लोगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपको नोट करना है और यहाँ से अच्छा सा आपका नोट्स रेडी हो जाएगा ये। राइट, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। ये सभी तीनों है तो आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 76 देखते हैं। 76 यहाँ से, हाल ही में किस देश ने नेंगचू 1 नामक विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण परियोजना है वो शुरू की है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये शुरू की है चाइना ने। चीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जनवरी 2025 में की थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 77। संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसमें नहीं थे? ये नहीं थे शक्ति यहाँ पर राष्ट्रपति में। सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। 78, भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में राज्य समिति, राज्य समझौता करने वाली जो समिति है और अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ये अध्यक्षता की गई थी जवाहरलाल नेहरू। बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरदार पटेल के द्वारा कौन सी अध्यक्षता की गई थी? सरदार पटेल के द्वारा यहाँ पर जो अध्यक्षता की गई थी, इसमें हो जाएगा आपका आंसर जो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जो हमारे जनजातीय समूह है उसको लेकर के, है ना। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कौन सी की गई थी? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यहाँ पर की गई थी जो प्रक्रिया या नियम समिति है ये, है ना, ये भी हो गया। जिब्री कृपलानी यहाँ पर की गई थी। इनको एक तो हमारी झंडा समिति के अध्यक्ष हैं, ठीक है, और यहाँ से एक और यहाँ पे समिति के थे। ठीक है, तो यहाँ पर झंडा समिति की थी, एक और भी थी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सो रही है लेकिन याद रखना है। तो हमारा जवाहरलाल नेहरू जो होगा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 79। निम्नलिखित में से कौन सा भारत शासन अधिनियम 1935 को उल्लिखित जो अनुदेश है उसके समान होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा जो समान इसके, ये राज्य के नीति निषेध तत्व हैं, ये हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 को लिखित अनुदेश के समान माने जाते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 79 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, राज्य के जो हमारे नीति निर्देशक तत्व होते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेश के समान है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, उसके शब्दों में जो नीति निर्देशक तत्व है उसके अनुदेश को लेकर समान बताया था। जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार है उसके गवर्नर जनरल और भारत की उपनिवेशिक जो कॉलोनी थी उनके गवर्नर यहाँ पर द्वारा जारी किए जाते थे, तो कुछ बातें यहाँ पर समान दिखती थी। तो आंसर डी सही है यहाँ से। 80 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग JSPSC के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये एक संवैधानिक निकाय है। पहला स्टेटमेंट गलत है ना, क्योंकि यहाँ पर संविधान 2002 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त रूप से राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया और संघ लोक सेवा आयोग UPSC और राज्य लोक सेवा आयोग SPSC का गठन जहां सीधे संविधान द्वारा किया गया। वहीं JSPSC जो होता है इसका गठन संबंधित राज्य की जो विधान सभाएं हैं उसे आग्रह करने पर संसद के जो अधिनियम है उसके आधार पर किया जाता है, ना कि यहाँ पर आर्टिकल के द्वारा। तो यहाँ पर संवैधानिक नहीं होगा, ये तो गलत हो जाएगा पहला। दूसरा, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी यहाँ पर पहले हो। सेकेंड बात यहाँ से सही है। तीसरी बात, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि अपनी वार्षिक रिपोर्ट होगी ये संबंधित राज्यपाल को सौंपेगा। राइट, राज्यपाल इससे राज्य के विधानमंडल में प्रस्तुत करेगा, तो ये गलत हो जाएगी। पूछा है गलत कौन सा है, तो तीसरा और पहला, 1 और 3 गलत है, तो डी 80 का आंसर हो जाएगा। 81 नंबर, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये भारत में विधि शासन का मूल अधिकार है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये एकमात्र मूल अधिकार है जो प्रकृति में निरपेक्ष है। सेकंड का बात होगी इसकी, सेकंड बात हमारी जो यहाँ से ये स्टेटमेंट इसका गलत हो जाएगा। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि अनुच्छेद 14 निरपेक्ष नहीं है। तो इसके कुछ संवैधानिक निषेध और अल्प अपवाद भी माने गए हैं। इसके कुछ अपवाद जैसे कि आप बता सकते हो कि राष्ट्रपति या किसी राज्यपाल जो होता है अपने कार्यकाल किए बिना ये किसी कार्य को लेकर ये निर्णय के देकर जो हमारे देश की जो कुछ न्यायालय है उसमें जवाब देता है। ठीक है, और जो राष्ट्रपति है या राज्यपाल की जो पदावधि उसके दौरान जो उसकी गिरफ्तारी है, कारावास है, उसके लिए न्यायालय में कोई भी यहाँ पर प्रारंभ की गई, मतलब कोई भी यहाँ पर प्रक्रिया प्रारंभ नहीं कर सकता। तो 2 बात आप बता सकते हो इसके लिए, क्योंकि यहाँ पर ये इसके निरपेक्ष नहीं होगा, इसलिए तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है। 81 का आंसर यहाँ से हो जाएगा 81 का ए। 82, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। संविधान सभा का गठन माउंटबेटन योजना के तहत यहाँ पर किया गया था। पहली बात जो है यहाँ से ये गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर इसके तहत नहीं किया गया था। ये कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए जो प्रस्ताव थे नवंबर 1946 में, उसके तहत यहाँ पर किया गया था। इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था। ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो यद्यपि संविधान सभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर भारत के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पर संविधान सभा के जो समाज में सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, आंग्ल भारतीय जो होते थे
और भारतीय सियाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इन सभी लोगों को यहाँ पर शामिल किया गया था और महिलाओं को भी। ठीक है, यहाँ से बोला है कि अल्पसंख्यक जो आंग्ल भारतीय यहाँ पर नहीं था तो गलत हो जाएगा, वो भी यहाँ पर थे। दोनों बातें गलत है। आंसर हमारा 82 का क्या होगा? सही पूछा है तो डी, कोई सही नहीं है। 83 यहाँ से निम्नलिखित में से किसके द्वारा संसद नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का बंद कर सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कर सकती है राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा। तो बी क्या होगा? 83 का यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल जो हमारा 312 है उसके तहत यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्पित संकल्प द्वारा यहाँ पर घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर होगा 83 का बी करेक्ट हो जाएगा। 84 यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वायसराय को भारत में ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बनाया गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा जो रहेगा ये, इसने भारत को राज सचिव के पद पर सृजन किया। दूसरा स्टेटमेंट ये है। तीसरा, इसने निदेशक मंडल को और नियंत्रण बोर्ड को समाप्त करने का आदेश दिया। तीसरा स्टेटमेंट हमारा ये बोला है। तो तीनों बातें यहाँ पर बोला है, ये किसकी व्याख्या कर रही है? यहाँ पर जो बोला है स्टेटमेंट को लेकर कि कौन से संविधान जो हमारा भारत शासन अधिनियम था उसकी बात की व्याख्या कर रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगी, व्याख्या कर रही है, ये कर रही है भारत शासन अधिनियम जो 1858 था उसकी बात यहाँ पर कर रही है। तो क्या होगा? ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 85, संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं के वर्गीकृत और कैडर प्रबंधन के लिए पर अधिकृत किया गया है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि संघ लोक सेवा आयोग है यूपीएससी, इसका भारत में केंद्रीय भर्ती बोर्ड के तहत यहाँ पर एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। ये संविधान के भाग 10 और 4 14, ठीक है, भाग 14 में यहाँ पर 315 आर्टिकल से 323 तक यहाँ पर संविधान की स्वतंत्रता जो है, मतलब यूपीएससी की जो स्वतंत्रता है उसकी शक्तियों को यहाँ लेकर यहाँ पर गठबंधन के सदस्यों की नियुक्ति के लेकर बताया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात यहाँ से गलत हो जाएगी। बोला सिर्फ यहाँ पर उम्मीदवारों को वर्गीकरण, चयन और कैडर को यहाँ पर अधिकृत किया गया, तो गलत होगा। ये अपने कार्य निष्पादन प्रतिवेदन प्रतिवर्ष संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। सेकंड हमारा स्टेटमेंट ये भी गलत है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के आयोग मतलब है उसको प्रतिवेदन देगा, ना कि संसद को। गलत हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर इसे कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है। तीसरा भी गलत है, क्योंकि यूपीएससी जो है हमारा ये संसद द्वारा संघ की सेवाओं से संबंधित जो अतिरिक्त कार्य है ये भी सौंपे जा सकते हैं, और संसद है यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र को लेकर प्राधिकरण या कॉर्पोरेट निकाय जो होते हैं और सार्वजनिक संस्थान है इनको लेकर के यहाँ पर कार्य भी सौंप सकता है। तो इसलिए संसद हमारा जो होगा ये अधिनियम को लेकर के अधिकार क्षेत्र या केंद्र जो हमारा केंद्र क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र है इसके, उस पर विस्तार कर सकेगा। कौन? संसद कर सकेगा, यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं करेगा। तीनों बातें गलत हैं। 85 का आंसर क्या होगा? डी, कोई नहीं सही है। सही पूछा है तो कोई नहीं। 86, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी राज्य के नाम में परिवर्तन संबंधित विधेयक को संसद में पूर्ण बहुमत से पारित करना होता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से हमारी इसकी गलत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर संविधान का आर्टिकल 4 है, ये स्वयं यहाँ पर घोषित किया जाता है, और ये नए राज्यों के प्रवेश या गठन जो आर्टिकल 2 है उसके अंतर्गत नए राज्यों का गठन और मौजूदा जो हमारे राज्य उसकी सीमाओं को लेकर नाम में परिवर्तन आर्टिकल 3 बताया गया है, और संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन यहाँ पर नहीं माना जाएगा। तो पहली बात यहाँ से हमारी गलत हो जाएगी। ये राज्य के नाम पर परिवर्तन संबंधित विधेयक केवल राष्ट्रपति की स्वीकृति से ही यहाँ पर संसद में पुनर्स्थापित किए जा सकेंगे। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो संविधान का आर्टिकल 3 है इसके अनुसार किसी राज्य के जो नाम परिवर्तन है उसी जो सीमाएं होती हैं उनके परिवर्तन ये किसी यहाँ राज्य में यहाँ पर विलय करने या फिर कोई विशेष जो विधेयक होता है उसको देख रेख को लेकर राष्ट्रपति यहाँ पर पूर्ण स्वीकृति यहाँ पर इसमें स्थापित किया जाना चाहिए। सेकंड बात सही है, पहली गलत है। आंसर 86 का हो जाएगा, सही पूछा है तो बी। 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आर्थिक न्याय, धर्म की स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की अखंडता, इनमें से कितने उद्देश्यों का उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का। ये जो किया गया है ये सभी में किया गया, चारों में, है ना। चारों क्या है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका है इस प्रकार पढ़ा जाता है कि हमारा हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभु संपन्न जो हमारा समाजवादी जो पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसे समान समस्त जो नागरिक है उनको यहाँ पर बताया गया था। कौन कौन सा? सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय, विचार और व्यक्ति की विश्वास को लेकर, ठीक है, और उनकी गरिमा को लेकर, अवसर को लेकर, और उनकी व्यक्ति की जो राष्ट्र की एकता है अखंडता इनको सुनिश्चित करने को लेकर। तो यहाँ पर सभी इसका करेक्ट हो जाएगा डी। 88 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, सर दिनकर राव, इनमें से कितने लॉर्ड कैनिंग के जो 1862 में संविधान परिषद को लेकर मनोनीत किए गए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 88 का यहाँ से सी स्टेटमेंट। सभी तीनों यहाँ से सही हो जाएंगे इनके, ठीक है। आगे देखते हैं 89 नंबर।
वित्तीय आपात के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। वित्तीय आपात की घोषणा साधारण बहुमत से पारित की जाती है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा इसका है, ये करेक्ट है। वित्तीय आपात की घोषणा को दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा वापस ले लिया जाता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड बात यहाँ से हमारी गलत है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय अनुवर्ती घोषणा या वित्तीय आपात की घोषणा को वापस ले जा सकता है। ऐसी घोषणा के लिए वापस जो संसदीय अनुमोदन है उसकी आवश्यकता नहीं होगी। वित्तीय आपात की घोषणा केवल एक बार 1991 में वित्तीय संकट के दौरान की गई थी। तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है कि अभी तक कोई भी यहाँ पर आपात यहाँ पर घोषित नहीं किया गया है ना, तो यहाँ से गलत हो जाएगा। सही पूछा तो ओनली 1, 89 का आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर देखते हैं। 90 नंबर है केंद्रीय सूचना आयोग CIC के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त यहाँ पर होते हैं। पहला क्या होगा? 90 नंबर का जो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त होते हैं। पहली बात सही है। दूसरा, मुख्य सूचना आयुक्त 5 वर्ष की अवधि के लिए यहाँ पर पद धारण करेगा। सेकंड बात क्या है? सेकंड गलत है, क्योंकि हाल ही में अधिनियम ने सूचना का अधिकार जो था संशोधन अधिनियम 2019 में प्रावधान किया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना जो आयुक्त होते हैं केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए यहाँ पर पद ग्रहण करेंगे। पहले 5 साल के लिए थी, लेकिन अब यहाँ पर उनके अनुसार करेंगे, तो गलत हो जाएगा। तीसरी बात यहाँ से मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन और भत्ते मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उसके समान होंगे। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात हमारे यहाँ से जो होगी ये गलत हो जाएगी, क्योंकि सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त का जो संदेह वेतन है, मतलब जो संदेह वेतन दिया जाता है और भत्ता होता है, वो सरकार द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा पर विहित या देखे जाएंगे। तो यहाँ से ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त के समान गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं बताएगा कि किसके समान होगा, तो गलत हो जाएगा। 90 का आंसर क्या होगा? सही पूछा तो केवल एक ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। 91 स्वर्ण सिंह समिति के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला, करों का भुगतान एक मूल कर्तव्य होना चाहिए। पहली बात क्या है? पहली बात हमारी जो आंसर रहेगी ये करेक्ट है। मूल कर्तव्य का पालन न करने पर आर्थिक दंड का यहाँ पर होना चाहिए। सेकंड बात क्या है? सेकंड बात भी यहाँ से करेक्ट है। इस तरह का आर्थिक दंड लगाने के लिए किसी भी कानून को अधिकारों का उल्लंघन के आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। तीसरी बात यहाँ से क्या होगा? तीसरी बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी। तीनों बातें करेक्ट है स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर जो की गई थी, आंसर डी। अच्छा, ये बोला कि कौन सी सिफारिश सरकार द्वारा नहीं स्वीकार की गई थी, है ना। स्टेटमेंट थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा ऐसे क्या था? तीसरा भी सही था, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। बोला कौन से नहीं की गई थी, तो तीनों यहाँ पर डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर। तीनों यहाँ पर सिफारिश से नहीं की गई थी, ठीक है। 91 का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। आगे देखते 92। निम्नलिखित पर विचार करना है। प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, इनमें से कितने राज्य के नीति निषेध तत्वों के लिए जो सिद्धांत हैं वो क्रियान्वयन करेंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का यहाँ पर। देखो, एक तो प्रसूति हमारी प्रसुविधा है 1961 करेक्ट है ना। दूसरा, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और दंड प्रक्रिया, तीनों यहाँ पे चारों जो स्टेटमेंट है राज्य की जो नीति निषेध तत्व हैं उनके द्वारा यहाँ पर क्रियान्वयन किया जाएगा। तो डी यहाँ से क्या होगा? सभी चारों यहाँ से स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 93 देखते हैं। हाल ही में इंटरपोल ने अपना पहला सिल्वर नोटिस यहाँ पर जारी किया। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपराधिक परिसंपत्तियों का पता लगाना और उन्हें बरामद करना। ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत प्रदान किए गए नीति निषेध तत्वों को लेकर निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर प्रोत्साहित करना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से जो रहेगा 94 का, ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। पहली बात यहाँ से सही है। दूसरी बात, वृद्धावस्था, बीमारी और निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता तथा काम पाने का अधिकार प्रदान करना, ठीक है। सेकंड यहाँ से हमारा गलत स्टेटमेंट होगा, राइट। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत है। तीसरा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 46 में बताया गया है, ठीक है। ये तीसरा, अनुसूचित जाति जो हमारे होते हैं और अनुसूचित जनजाति के लिए समाज में अन्य दुर्बल वर्गों से अच्छी संस्थाओं के लिए यहाँ पर ये करना, ये भी हमारे यहाँ से क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। और चौथा, कृषि एवं पशुपालन के आधुनिक वैज्ञानिक जो प्रणाली उसको संगठित करना, है ना। चौथा यहाँ से हमारा स्टेटमेंट रहेगा ये जो हमारा आर्टिकल जो चौथा जो हमारा स्टेटमेंट है ये यहाँ से हो जाएगा आपको, ये गलत स्टेटमेंट होगा, ठीक है। चौथा वाला कृषि वाला यहाँ से गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर यहाँ से हो जाएगा 1 और 3 जो हमारे हैं। ये राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं उसके तहत
यहाँ पर उसके तहत यहाँ पर उसके तहत गांधीवादी तत्व में विचारधारा में शामिल है, ऐसा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यहाँ से ये देखो नीचे लिखा हुआ है, ऊपर इनको लिखना चाहिए था कौन कौन से तत्व यहाँ पर गांधीवादी में शामिल है, लेकिन यहाँ पर इसे पूछने के बाद नीचे लिखा हुआ है यहाँ से। राइट, तो याद रखना है कि देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ध्यान से पढ़ना है। गांधीवादी को लेकर कौन कौन से यहाँ पर जो है आर्टिकल आते हैं, है ना, ये कौन कौन से यहाँ पर जो नीति निर्देशक तत्व है उसके तहत शामिल है। तो सिर्फ दो बातें शामिल है, एक तो पहली वाली और एक तीसरी वाली। राइट, आंसर हो जाएगा हमारा 1 और 3, तो सी। 95 नंबर, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत या उसके 14 के संबंध में भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 के अंतर्गत केवल विधि के समझ समता का प्रावधान शामिल है और विधि के समझ यहाँ पर संरक्षण का नहीं। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 14 जो है ये विधि के समझ समता और विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है। इसमें कहा गया है कि राज्य भारत की जो राज्य क्षेत्र है उसके किसी भी व्यक्ति को लेकर विधि समझ यहाँ पर समानता जो होगी निधि के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, है ना, या बोले इसका संरक्षण नहीं है तो गलत हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के अनुसार जहाँ समानों और असमान जो साथ व्यवहार किया जाता है वहाँ अनुच्छेद 14 नहीं लागू होता है। सेकंड भी यहाँ पर बात हमारी होगी, ये सेकंड बात क्या है, ये भी सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है ना, पहली बात यहाँ से गलत थी, दूसरी बात यहाँ से सही होगी, क्योंकि आर्टिकल 14 जो है हमारी ये विधान और अस्वीकृत करता है कि यहाँ पर जो नीति आदि यहाँ पर उद्देश्य है उनको लेकर तर्कसंगत वर्गीकरण करना, अनुमति प्रदान करना। उदाहरण के लिए किसी विशेष योजना है उसके लिए किसी अमीर व्यक्ति और किसी गरीब व्यक्ति के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया सकता, इसलिए क्या उच्चतम न्यायालय द्वारा यहाँ पर यह व्यवस्था की गई थी कि जहाँ समान और असमान लोगों को लेकर अलग अलग व्यवहार होना, और आर्टिकल 14 में लागू नहीं होता था। तो ये हमारा करेक्ट बात बोल रहा है, सही था। तो आंसर क्या हो जाएगा, 95 का आंसर हमारा हो जाएगा कौन सा सही है, तो बी 2 सही है यहाँ से। 96 देखते हैं। 96 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत परिभाषित राज्य पद शामिल है किसमें, राज्य पद जो शामिल है ये हो जाएगा आपका 96 का डी। एक तो केंद्र राज्य के विधायी अंग में, केंद्र राज्यों के कार्यकारी अंग और स्थानीय प्राधिकरण में हमारा जो आर्टिकल है 12 इसके तहत यहाँ पर राज्य पद शामिल किया गया है। ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट जारी के संबंध में निम्नलिखित परिच्छेद पर विचार करना है। यह न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकारी को जारी किया गया आदेश और उससे विधि के द्वारा सौंपे गए जो सार्वजनिक दायित्व होते हैं उसका निर्वहन करने के लिए निर्देश देता है। यह तब तक जारी किया जा सकता है जब तक कोई प्राधिकरण जिससे शक्ति प्रदान की गई हो अनुचित रूप से उसका प्रयोग करे और इनकार कर यहाँ पर कर देता है, जिसे इसी प्रकार प्राधिकरण को किसी भी प्रकार के जो हमारे कार्य जो हमारे प्रशासनिक होते हैं, विधायी होते हैं या अर्ध न्यायिक या न्यायिक कार्य होते हैं उसके संबंध में जारी किया जा सकता है। इसका प्रयोग सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा सार्वजनिक दायित्व का पालन करने को लेकर किया जा सकता है। तो हमारे इस परिच्छेद में किसकी बात कर रहा है, किस रिट की बात कर रहा है, ये रिट की बात कर रहा है परमादेश। सी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का। ठीक है, 98 नंबर, राज्य मानवाधिकार आयोग जो है SHRC के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये केवल भारतीय संविधान की राज्य सूची में उल्लिखित विषयों के संबंधित मानवाधिकार को लेकर उल्लंघन की जांच कर सकता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट 98 का आंसर जो रहेगा ये गलत है, क्योंकि संविधान की 7वीं सूची के राज्य सूची जो है सेकंड उसमें समवर्ती सूची जो हमारी थर्ड है उसमें उल्लिखित है ना। पहली बात यहाँ से हमारी गलत हो जाएगी, बोला कि राज्य सूची में। आयोग अपना वार्षिक या प्रतिवेदन विशेष प्रतिवेदन राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारी जो आंसर होगी ये भी गलत है, क्योंकि आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन जो होता है राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है ना कि राज्यपाल को। तो गलत हो जाएगा। आंसर 98 का सही पूछा है तो डी, कोई सही नहीं है। 99 यहाँ से लोकतंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, लोकतंत्र राजनीतिक मामले समानता के मूल अधिकार पर आधारित होता है ना। पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला जो यहाँ पर बोला है कथन, पहला कथन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सही बोला है। दूसरा, लोकतंत्र में सरकार विधियों के जो विनियमन है उसके द्वारा सीमित नहीं होती है। राइट, सेकंड बात हमारे यहाँ से जो कथन इसका ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र कानून की नज़र में सभी समान होने चाहिए और लोकतंत्र लोगों के अधिकार की रक्षा होनी चाहिए। साथ ही एक लोकतांत्रिक जो हमारी सरकार है उसमें संवैधानिक कानून और नागरिकों के अधिकार जो होते हैं उसकी निर्धारित जो सीमाएं होती हैं उसके भीतर शासन करनी चाहिए, है ना। यहाँ पर बोला है कि यहाँ पर विनियमों का द्वारा सीमित नहीं है ना, यहाँ पर सीमित होना चाहिए, मतलब उनके द्वारा शासन करना चाहिए। तो यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत होगा। ओनली पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि पहला सही और दूसरा गलत है। यहाँ से सी ये बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन होगा यहाँ से। भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार होते हैं आर्टिकल 25 से 28 के संबंध में आपको विचार करना है। ये धार्मिक विश्वासों, धार्मिक प्रथाओं और धार्मिक अनुष्ठानों को शामिल करते हैं। पहली बात क्या होगी, पहली बात हमारे यहाँ से इसकी करेक्ट हो जाएगी, पहली बात यहाँ से सही है। दूसरा, राज्य द्वारा प्रशासित किसी भी शैक्षिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात हमारे यहाँ से इसकी ये गलत है, क्योंकि
ये प्रावधान उन संस्थानों में लागू नहीं होते हैं जहाँ पर प्रशासन या राज्य द्वारा किया जा रहा हो, लेकिन उनकी स्थापना किसी धर्म या धर्मदाय या न्यास के द्वारा की हो और संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान करना चाहती हो, है ना। यहाँ से ये गलत हो जाएगा, राज्य द्वारा नहीं, राज्य यहाँ पर नहीं कर सकता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, सही पूछा तो ओनली 1 करेक्ट है, ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पूरे करा दिए टेस्ट नंबर 1 का, विजन है इसका। स्टार्ट करेंगे जल्दी इसका टेस्ट नंबर 2 भी, ठीक है, तो कल स्टार्ट करेंगे टेस्ट नंबर 2, यहाँ से टेस्ट नंबर 2 को देखेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या देखो, अभी मैं इसका विजन का करा रहा हूँ, अभी कुछ टाइम में यूकेटी का भी कराने वाला हूँ, ज्योग्राफी का टेस्ट वहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो देखते रहिए कंटिन्यू, जितने टेस्ट कराऊंगा। देखो विजन आइज करीब 35 टेस्ट कराती है, अभी मैं यूकेटी का स्टार्ट करूँगा, करीब 40 के आसपास मैं भी वो भी टेस्ट स्टार्ट करूँगा, ठीक है, करीब 40 से 70-80 को जो टेस्ट होंगे वो आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे पेपर के तरफ, ठीक है। बाकी आपको करंट अफेयर्स करते रहना है, करंट अफेयर्स भी मैं मंथली जो है 15-15 दिन की करंट अफेयर्स ही पूरे लेके आऊँगा, राइट, उसमें जुड़े रहना है। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको यहाँ से कराऊंगा। और कुछ प्रीलिम्स के पहले 3 महीने पहले मैं यहाँ पे लास्ट टाइम भी लेके आया था, जो हमारा डेली का टारगेट था, बहुत ज़्यादा लोगों ने फॉलो भी किया उसको, राइट, तो उनको फायदा भी मिला था प्रीलिम्स में। तो क्या फिर से स्टार्ट करूँगा डेली का टारगेट, काफ़ी अच्छे तरीके से इस बार फॉलो किया जाएगा। यहाँ पर एक एक टॉपिक भी आपको दिए जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक है उसका व्याख्या के साथ यहाँ पर दिया जाएगा। ज़रा ज़्यादा लोग जुड़ सकते हो, बहुत अभी इंपॉर्टेंट यहाँ पर स्टार्ट चीज़ें करने वाले हैं, ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा लोग को शेयर भी कर सकते हो, राइट। एंड करते हैं यहाँ पे इसको, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।